चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं जो भी होगा। हाँ शुरू कर देते हैं, कोई नहीं। टेस्ट पेपर ये लोग आते रहेंगे तो ठीक है। कल कल जो हम लोगों का टेस्ट था, देखिए इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको कि कल हम लोगों ने पेपर कर लिया था 16 तक ना, 16-17 तक। नहीं सर, 14 ओके, ये 14 हुआ था ना। हाँ तो ये 14 तक हुआ था, यहाँ से आगे करते हैं। 15 से चलेगा। हाँ हाँ 15 से ये है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए आप, पहला क्वेश्चन है इसमें, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 प्रोवाइड फॉर द, यानी जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, इसमें 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, तो उसके बारे में बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो पहली बात इसमें पूछा है कि 1929 का जो व्यापार डिस्प्यूट एक्ट है उससे संबंधित क्या सही है। ठीक है, तो उससे यानी जो उस व्यापार अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछा गया है उसमें। तो पहले तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आप, क्योंकि ये सब चीजें रटी तो वहां पर रटी नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा है, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा ऑड भी देखना पड़ेगा कौन सा ऑड है। अब इसमें देखो पहला है द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई भी ऐसा एक्ट होगा कि जो अपने वर्कर्स को अपने मैनेजमेंट में शामिल करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक नहीं सर, कैसे हो? हाँ एक कंपनी है, उसमें 1000 एम्प्लाई हैं और उन 1000 एम्प्लाई को तो हम शामिल नहीं कर सकते ना मैनेजमेंट में, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो पहला तो सेंटेंस ये गलत हो गया। दूसरा है arbitrary the power to management to the इक्वल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। देखो ये क्वेश्चन पता है कैसे निकल रहा है, ऑड से निकल रहा है, ऑड और इवन से ये निकल रहा है। इसको देखिए कि औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास, क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट को अनलिमिटेड पावर दे दिए जाए? तो सर ऐसा भी नहीं हो सकता है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं इन इंटरवेंशन बाय द इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन इवेंट ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। अब इसमें आप समझिए कि एक डिस्प्यूट यहां पर हो रहा है और उसका ब्रिटिश न्यायालय में, और व्यापार संबंधी विवाद कोई इतने बड़े और इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं कि उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सॉल्व किया जाए, तो ये भी कोई मतलब एप्लीकेबल नहीं लग रहा है। ब्रिटिश कोर्ट है ना, डी सही है। ए सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड ए बैन ऑन स्ट्राइक्स। इसमें स्ट्राइक्स पर बैन किया गया है। इसमें क्या किया गया है, स्ट्राइक्स पर बैन किया गया है, यानी जो ठीक है, तो ये सही है। अब आप देखिए इसमें ऐसा कोई, जो 3 ऑप्शन थे आपके, ए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वर्कर्स को आप अपने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन दे दें, कैसे दे सकते हैं। अब मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी कितने लाखों करोड़ों इसमें एम्प्लाई हैं, क्या सबकी बात सुनेंगे अंबानी? नहीं। उसके तो बाद कि मैनेजमेंट के पास दमन पावर शक्ति हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। दमन मतलब दबाने की शक्ति भी नहीं हो सकती। दूसरा ब्रिटिश इंटरवेंशन, तो यही सही है। अब सही बताएं, ये जो क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन 2029 में 2017 में आया ये पेपर,
तो शायद ही कभी आपने ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कभी सुना हो, है ना? नहीं सुना है सर। नहीं सुना है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें ऑड से जाना है, ये नहीं हो और देखिए ऑड भी आपको तब समझ में आता है जब आपने कुछ पढ़ा होगा, वरना नहीं। ऑड भी तब समझ में आएगा जब आप बहुत कुछ पढ़े रहे होंगे, है ना? जब आप बहुत कुछ पढ़े रहते हैं, बहुत कुछ। आपको मैं सिंपल से एक आप एग्जांपल देता हूं कि हमें नहीं पता कि बाइबल में क्या लिखा है, हमें जानकारी नहीं है पूरी, और न ही हमें जानकारी कुरान की है क्या लिखा है, न ही हमें पूरी जानकारी गीता की है। लेकिन ये हम जानते हैं कि किसी भी, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, किसी में ये नहीं होगा कि बड़ों का डिसरेस्पेक्ट करो, है ना? कभी नहीं होगा किसी भी। तो ये क्या होता है, ऑड होता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमें भले कुरान नहीं पता है, भले हमें बाइबल नहीं पता है, भले गीता का पूरा नॉलेज नहीं है हमें, लेकिन हमें इतना पता है कोई भी ऐसा किसी में भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम माँ बाप का या अपने से बड़ों का सम्मान ना करें। तो ये होता है ऑड एंड इवन, इस तरह से, ठीक है? तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा। तो 15 का सी है, डी है। नेक्स्ट है इसमें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेन्ड इज एंड सर क्या होगा, डी होगा सर? हाँ डी होगा। जी। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन का मतलब आप जानते हैं, है ना? स्थानीय स्वशासन का मतलब है जो पंचायत वगैरह होती हैं, ठीक है, जो का लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है। तो किसका है, संघवाद का एग्जाम्पल है, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है, या किसका है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है ना? सीधा सीधा है। और ये जो संकल्पना है सेल्फ गवर्नमेंट की, ये गांधी जी द्वारा दी गई है, ये भी ध्यान रखना, है ना? गांधी द्वारा दी गई है, गांधी जी द्वारा। और सीधा सीधा इसका पर्पस है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये आराम से, और ये आपको 6 के एनसीईआरटी मिल जाएगा, 6 के एनसीईआरटी में। तो इसका बी आंसर है। देखिए भारत में सेल्फ गवर्नेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट 1947 में नहीं है, 1950 में नहीं है, लेकिन आगे हमें ये फील किया गया, क्योंकि जब गांधी जी ने बोला कि राम राज्य, तो राम राज्य का मतलब यही था कि हमें लोकल लेवल पर भी अधिकारों को देना है। हमें जो हमारे राइट्स हैं उनको एक जगह नहीं करना है, हमारे राइट्स को एक जगह लाके नहीं रखना है, उनको हमें डिसेंट्रलाइज करना है, ठीक है? तो ये था डेमोक्रेटिक। तो आपको समझ में आ गया। देखो इस बार जो ना लोकल सेल्फ गवर्नेंस से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? सर 11th 12th शेड्यूल। नहीं, वो तो उनको लीगलाइज किया गया था। लोकल गवर्नेंस है पार्ट 9 में, पार्ट 9। तो इस बार पार्ट 9 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इंडिया के सबसे बड़े स्टेट यूपी में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है? तो इस बार आप ये मान लीजिए स्टेट असेंबली एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट LSG और SA, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वो दोनों को मिला के क्वेश्चन इस बार दे सकता है। तो यूपी में पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं और 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपको वो पूछ सकता है, ठीक है? तो लोकल गवर्नेंस का जो जिक्र है हमारे संविधान में, वो पार्ट 9 में है, और पार्ट 9 में आर्टिकल देख लेना कौन से हैं, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
17. Consider the following statement with reference to the Constitution of India, directive principle of state policy. है ना, ये देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इससे पहले भी डीपीएसपी से मैंने आपको बता, एक चीज आपने गौर किया इस चीज पे, आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अब तक पॉलिटी के, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे पॉलिटी के, वो सब आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक ही हैं। और ये चीज लास्ट ईयर भी मैंने बोली थी, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी में तो आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक ही आएंगे। अगर आप अच्छे से 51 तक कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एग्जाम में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी डीपीएसपी का ही है, ये भी क्वेश्चन डीपीएसपी का ही है। और इससे पहले कल हमने जो क्वेश्चन किया था, है ना, शायद कौन सा था, एक क्वेश्चन था जिसमें पंचायत को लेके, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 भी किससे है, इसी भाग से है, यानी 1 से लेकर 51 तक, और ये भी क्वेश्चन नंबर 8, यानी अब तक आपने कितने क्वेश्चन देखे हैं, है ना, अभी तक आपने 17 क्वेश्चन देखे हैं, और 17 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी पार्ट से हैं, यानी किस पार्ट से, आर्टिकल 1 से लेके 51 तक। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं, इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से करके जाएं। अगर आपके पॉलिटी में मान लीजिए 22 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मान चलिए आपके 18 क्वेश्चन इन्हीं से रहेंगे, इनसे। और अगर इनको अच्छे से कर लोगे तो बाकी पार्ट भी हो जाएंगे। खैर, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, यानी लिमिटेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन, कर्तव्यों पर लिमिटेशंस करते हैं क्या, बताएं। देखो आपको पता है, एक तो होते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है, और दूसरे होते हैं डीपीएसपी, इनको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो है स्टेट को लिमिट करते हैं, लेकिन डीपीएसपी लिमिट नहीं करते हैं। यानी डीपीएसपी जो होते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य पर फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये लिमिटेशंस अपॉन लिमिटेशंस नहीं है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते ये। इसमें नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि जो राज्य है वो अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, अगर क्षमता नहीं है तो नहीं करेगा, है ना, अगर आपकी क्षमता नहीं है तो नहीं करेगा। क्वेश्चन को कैसे कर, क्या सर क्या होगा सर, डी की सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करें, ये वाला क्वेश्चन, जी सर, तो ये तो गलत हो गया ना। अब उसके बाद है इसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन, देखो ना तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन को रोकता है और ना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन को रोकता है, ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं, तो इसका डी आंसर है। यस सर, राइट। आप अच्छे से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इन दोनों को अच्छे से डिफरेंस समझ लीजिएगा। तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पार्ट 3 में है, ठीक है, और डीपीएसपी पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है। तो और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो हमारे राइट्स हैं, ये राज्य पर फोर्सेबल है, एंड राज्य का मतलब गवर्नमेंट को देना ही देना है, मजबूरी है। लेकिन जो डीपीएसपी है वो मजबूरी नहीं है, आप फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जा सकते हो, और फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, है ना, डीपीएस के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो
तो इसलिए ना तो इसके बॉन्ड नहीं है, नहीं। बॉन्ड नहीं है। हाँ, देखो थोड़ा सा इसको समझिएगा आप लोग कि लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होते हैं, कुछ बता सकते हैं? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? देखो, पास होते हैं पार्लियामेंट में, उसी को कहते हैं लेजिस्लेशन। हाँ हाउस और अपर हाउस। देखिए एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है सर, कैबिनेट के ऑर्डर से। देखिए आपके मेंस में सिलेबस है इंडियन पॉलिटी, मेंस में है आपके गवर्नेंस, तो यही गवर्नेंस है। देखिए लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है, मेरी बात समझिए आप। लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो कानून बनाता है, पार्लियामेंट जो कानून बनाता है, जो लॉ बनाता है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी विधायक का कार्य, विधि बनाने का कार्य। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का मतलब होता है कि वो बजट कब पास करेंगे, वो संसद सत्र कब बुलाएंगे, ठीक है, वो कौन सा, यानी जिस तरह से सरकार काम करती है, उसको कितने स्कूल बनवाने हैं, कितने कॉलेज बनवाने हैं, कितने रोडवेज बनवाने हैं, कितने रेलवे पुल बनवाने हैं, यानी जो सरकार काम करती है हमारे लिए, वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं। और जो सरकार कानून बनाती है संसद में जाके, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो केवल गवर्नमेंट के पास होते हैं, और जो लेजिस्लेटिव पावर हैं वो पार्लियामेंट के पास होते हैं। मान लीजिए कि अभी राहुल गांधी हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में मेंबर हैं, लेकिन वो लेजिस्लेटिव पावर तो रखते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रखते हैं। वो सरकार में नहीं है ना, वो सरकार में नहीं है, इसलिए उनके पास लेजिस्लेटिव पावर तो है। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कोई भी बिल अगर सरकार लेकर आती है या कोई भी मेंबर लेके आता है, तो राहुल गांधी उस बिल पर समर्थन दे भी सकते हैं और समर्थन नहीं भी दे सकते। तो जो लेजिस्लेटिव पावर है वो हर इलेक्टेड मेंबर का होता है और बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है, कम या ज्यादा नहीं होता है, वो बराबर होता है। जितने वोट की कीमत राहुल गांधी की है, उतनी ही वोट की कीमत नरेंद्र मोदी की है ना, यही है। लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का एग्जीक्यूटिव पावर अलग अलग है। वो सरकार में है, वो जब चाहे तब डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, ठीक है। अभी जो किसानों के लिए बिल लेकर आए हैं, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन है। यही होता है गवर्नेंस, जो आपके मेंस के सिलेबस में, जिसे अल्ताफ आपने एक दो बार पूछा था कि सर गवर्नेंस के लिए बुक कौन सी हो, क्या हो, तो गवर्नेंस में आपको बता दूं आज कि गवर्नेंस कुछ भी नहीं है, जो सरकार करती है अपने काम, वही गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये है और कुछ भी नहीं है, बस कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाई करना, जो हमारा संविधान है उसके उसका एप्लीकेशन ही गवर्नेंस है, ठीक है। आई थिंक 17 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, तो भी ध्यान रखना है। बताएं, अल्ताफ, दर्शन, एकनाथ, क्लियर हो गया। सदाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भले कम कीजिए, लेकिन आप ऐसे कीजिए कि आप आगे जब भी आए गलत ना हो, इससे मेन ये चीज होती है। आप इसके बिल्कुल हड़बड़ी मत रहा कीजिए कि हमें जल्दी से आंसर पता चल जाए, वो तो हम एग्जाम हॉल में देख लेंगे, अभी आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी सीन इन न्यूज रेफर टू, यानी डिजिटल सिंगल मार्केट ये किससे संबंधित है, ठीक है। डिजिटल सिंगल मार्केट किससे संबंधित है, डिजिटल सिंगल मार्केट बताएंगे। अगर आपको
ये न्यूज में रहा होगा, डिजिटल सिंगल मार्केट। डिजिटल सिंगल मार्केट का मतलब होता है कि जो डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति। आप बताइए कि अगर हम कोई, मान लीजिए कि इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल, एक हम इमेजिन करते हैं इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल, ऐसा होगा नहीं वैसे, हम चाहें तो तीनों देश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, हम पांचों देश अगर चाहें तो एक करेंसी यूज कर सकते हैं। ध्यान समझिए मेरी बात को, इस क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना है आपको। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, हम पांचों कंट्री एक करेंसी यूज कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर हैं वो एक दूसरे से लगे हुए हैं। क्या इंडिया और ब्राजील, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा, इनका करेंसी कभी एक हो सकता है? नो सर। बस अब ये क्या कह रहे हैं, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी, यानी एकल बाजार कार्यनीति। अब एकल बाजार कार्यनीति उन्हीं कंट्री में हो सकती है जो कंट्री आपस में ज्योग्राफिकल जुड़े हो, आसपास में। अब इनमें से आप ग्रुप देखिए, कौन सा इसमें से ग्रुप है जो आपस में ज्योग्राफिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ है पहले से। यूरोपियन। बस आ गया आंसर। एशियन, आसियान भी नहीं जुड़ा हुआ है, 36 का आंकड़ा हमारा है। ब्रिक्स तो समझ रहे हो आप, कहा चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, नहीं। G20 भी नहीं है। मतलब हमारा और अफ्रीका से क्या संबंध, हाँ हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, लेकिन आप सिंगल मार्केट की बात करोगे तो सिंगल मार्केट G20 में नहीं हो सकता। एक कनाडा, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक जापान है, तो एक सूडान है। अगर ऐसे क्वेश्चन तक पहुंचना है आपको, देखो पहले तो ये करंट का न्यूज है, आपने पढ़ा होगा, हम मान के चलते कि नहीं भी पढ़ा है तो आप ये सीधे मान सकते हो कि एक ही इसमें ग्रुप है जो पहले से आपस में जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात मेरी? बताएं। जी सर। ऐसे क्वेश्चन तक पहुंचना अभी है ना? तो ये चीजें जब आप एग्जाम हॉल में करोगे ना, तो हमने क्या बोला कि एग्जाम हॉल में ये मान लीजिए आपको मुश्किल से 25 से लेकर 30 क्वेश्चन ही हैं जिनके एग्जैक्ट आंसर पता होते हैं उसके, लेकिन आपको क्वेश्चन कितने करने होते हैं? क्वेश्चन आपको करने होते हैं 70, कम से कम 70 आपको टिक करना होता है। तो इसके लिए कि आपको 40 क्वेश्चन आपके कैसे होने चाहिए, तो 40 क्वेश्चन आप इसी स्ट्रेटेजी से निकालते हो। आपने ये देखा होगा, मैं जब भी क्लास पे डिस्कशन करता हूँ टेस्ट का, तो क्वेश्चन में से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूपीएससी को हम पकड़ नहीं सकते, यूपीएससी को हम कभी नहीं पकड़ सकते। यूपीएससी को हम दो ही तरीके से पकड़ सकते हैं प्रीलिम्स को, एक तो पकड़ सकते हैं बेसिक से, है ना, और दूसरा पकड़ सकते हैं ऑड इवन से, ऑड से। दूसरा कोई तरीका ही नहीं हम यूपीएससी प्रीलिम्स को पकड़ पाए। क्यों अल्ताफ, बात सही है कि नहीं? जी सर, उसमें टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं सर, पता मतलब नहीं लगता क्या आप, आंसर दे। हाँ आप बाउंड्री नहीं कर सकते हो, और इसीलिए एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, मतलब एग्जाम हॉल तक पहुंच जाते हैं तब भी किताब खुली रहती है, तो गेट खुलने वाला होता है, वो मोटी सी गाइड लिए हुए पढ़ रहे होते हैं, कुछ नहीं होता है। जी सर। आप यूपीएससी की पढ़ाई 8 दिन पीछे पहले भी भी, करते हैं जो। हाँ आप यूपीएससी की पढ़ाई 8 दिन पहले भी बंद कर सकते हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? और माइंड फ्रेश रहेगा सर। सर 2-3 दिन पहले ही बंद करना चाहिए सर मेरे हाँ हिसाब से। बिल्कुल, वैसे बंद कोई नहीं, करंट अफेयर्स का देखो क्या होता है एग्जाम के टाइम में,
आपको बिजी रहना बहुत जरूरी है, और पढ़ाई से अच्छा कोई बिजी रहने का माध्यम नहीं है। तो हम ये कहें कि आप 3 दिन पहले मत पढ़िए, तो कभी कोई चीज आपको ऐसी याद आ गई जो आपने नहीं पढ़ी है, तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। तो पढ़ते रहेंगे, टाइम गुजरता रहेगा। तो हम ये नहीं कहते आप पढ़ाई पहले बंद कर दीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप घर से जा रहे हो एग्जाम हॉल के लिए, तो पढ़ने का मैटर मत ले जाइए, तब फ्री होके जाइए, तब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो होगा। मैं पता भी रहता है सर, जब 1-2 दिन पढ़ नहीं, 1 दिन 2 दिन पहले चलो ठीक है, नहीं भी करना चाहते हो तो जैसे मान लो कल पेपर है, तो आज दिन भर पढ़ते रहिए, शाम के बाद फिर सो जाइए फ्रेश होके, लेकिन सुबह को किताब नहीं उठाना है। ये पीसीएस नहीं है, ये एसएससी नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट में कोई चीज देखोगे एग्जाम में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी होगा आंसर। हाँ, सी होगा, क्या था इसमें? समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एट वन ऑफ द प्लेस इन इंडिया, एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जलीय तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे को चला जाता है। ये तो हर जगह होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तट के पास वापस आ जाता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ज्वार भाटा होता है। जब जल पीछे हटा होता है तो आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। ये अनूठी घटना कहाँ होती है, बताएं। यस, अच्छा, भावनगर कहाँ पर है? सर, ये याद नहीं रहते। इनमें से क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, इनमें से एक ही गुजरात एरिया, में। एक ही एरिया है कोस्ट जो, वाला एरिया है। हाँ कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया एक ही है इसमें, चांदीपुर। बस इतना इसीलिए घुमा दिया इन्होंने। सर, ये कहाँ पर है? चांदीपुर। चांदीपुर, हाँ चांदीपुर है। कहाँ पर है चांदीपुर, किस राज्य में है? सर, उड़ीसा में। उड़ीसा में। यहां से क्या होता है, मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। ठीक है, सर, मिसाइल का प्रक्षेपण होता है यहाँ से। 2-3 लोकेशन याद रखिए, चांदीपुर और श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, और चांदीपुर से मिसाइल टेस्टिंग होता है। चांदीपुर उड़ीसा में है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो ये है। अब इतना सारी कहानी उन्होंने घुमाई थी, इसलिए देखो, भारत में एक स्थान जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार जलीय रेखा कुछ पीछे किलोमीटर चली जाती है। ये तो जब ज्वार भाटा आएगा तो जाहिर सी बात है जाएगी, और फिर तट की ओर वापस आती है, तो ये तो ज्वार में होता ही है। जब ज्वार पीछे होता है तो आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। इतना घुमाने का रीजन यही था कि जून की गर्मी में आपके टेम्परेचर को और बढ़ाना था, और कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट इसमें घूमता रहेगा, यहाँ नहीं देखेगा कि यार इसमें एक ही ऐसा लोकेशन है जो कोस्टल एरिया के पास है ना। तो इसका आंसर होगा सी। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं कि क्या आपका जो माइंड है वो कैसे प्रेजेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि बेनामी का मतलब क्या होता है ना। पहली बात है कि बेनामी का मतलब हमें समझना पड़ेगा। सर, बेनामी में जिसका ओनर ना हो। बे सर, ये ऑनर तो होता है, बेनामी का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी हमारे पास है उसका हम कोई लीगल प्रोसेस नहीं दिखा पाते हैं, उसको हम बेनामी संपत्ति कहते हैं।
बेनामी प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कि हमारी सैलरी है 50,000, ठीक है। 50,000 का मतलब हो गया कि यानी लगभग 4.5 या 5 लाख रुपए सालाना, ठीक है। इस ऐसा हो गया, और हमारी 5 लाख रुपए इनकम सालाना है, और हमारे पास प्रॉपर्टी है 1 करोड़ पर ईयर की, है ना। तो वो 5 लाख हमारी सैलरी है, चलो हमारी खेती से पुरखों की जमीन है तो 10 लाख हो गए, लेकिन हमारा जो आउट और जो हम ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं 50 लाख का या 1 करोड़ का। तो वो अगर हमारे पास उसकी कोई भी नहीं है, तो आपने देखा होगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, और ऐसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं जिसमें कुछ रिश्वत मिलती है, किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना है, लेकिन आप जानते हो किसमें रिश्वत ज्यादा मिलती है। तो उनकी सैलरी तो है 35,000 रुपए, लेकिन आप उनके देखोगे, आप उनके मकान 4-4 बने हुए हैं। तो जब बेनामी संपत्ति में क्या होगा कि जब आपकी सैलरी 35,000 रुपए महीना है, और आपने 15 साल की जॉब में आपके पास 4 मकान आपने कहां से खरीदे, तो जब वो हम नहीं दिखा पाते हैं तो वो कहता है बेनामी संपत्ति, ठीक है। ये है, यानी अपनी इनकम से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो वो बेनामी संपत्ति में आती है। आपकी सैलरी मान लीजिए 10 लाख साल की बन रही है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, आपका 5 लाख रुपए आपकी जो घर का खेती वगैरह है कि जो भी आपका लैंड है उससे हो रहा है, 15 लाख मान लेते हैं, ठीक है। चलो आपने और कोई बिजनेस खोल रखा है तो 5 लाख और मान लेते हैं, तो 20 लाख रुपए हो गया। 20 लाख का आपका टर्नओवर है जो आप दिखा सकते हो साल की, और पता चला आप 5 करोड़ का दिखा रहे हो एक साल में, तो कैसे हो रहा है। ये है। खैर अब हम देखते हैं, ए प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज द बेनामी ट्रांजेक्शन इफ ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन। यदि किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा है क्या? सीधा ही गलत। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मेरे पास सैलरी हमारी है, मतलब हमारा इनकम है साल का 10 लाख रुपए, और हमारे पास 50 करोड़ की संपत्ति है और हमें पता ही नहीं है, तो हम कहते साहब मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये, तो बेनामी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहला ही गलत है ये, ठीक है, पहला गलत है। तो ये तो ऑड भी है ना, मतलब ऑड में आता है किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी संपत्ति नहीं मानी जाएगी यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। तो ये तो ऑड हो रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि हम कोई लेन देन करें और ना पता हो, तो ये ऑड हो गया। एक गलत है तो एक गलत है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब 2 यहाँ भी है, अब 2 यहाँ भी है, यानी 2 आंसर तो सही है, इस पे हमें नहीं सोचना है, ये आंसर सही है। तीसरा हम देख लेते हैं, अगर तीसरा सही है तो डी आंसर होगा, नहीं तो फिर बी होगा। अब आपको एग्जाम हॉल में इस पे नहीं ध्यान देना है। देखिए तीसरा क्या कहता है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर द इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनी एप्लीकेट द मैकेनिज्म। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। ऐसा कभी हो सकता है कि आपको अपील का कोई अधिकार न दिया गया हो? ये भी गलत है सर। बिल्कुल देता है। अपील का मतलब क्या होता है कि आपने हमें दोषी मान लिया, तो हम कम से कम अपनी फरियाद कहीं और तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपीली अधिकार सब में होता है ना। हम फांसी की सजा में भी अपीली अधिकार रखते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है ना। तो इसमें तीसरा गलत हो गया, तीसरा इसमें सेंटेंस गलत है। तो राइट आंसर केवल और केवल बी है, ठीक है। गुड्डू सुन लिया, बी आंसर है। यस सर। हाँ, फिर बाद में पूछते हो तुम कौन सा आंसर था। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हटा, ये ऑड हट गया क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
due to the some reason, if there is a huge fall in the population of species of the butterfly, what could be it likely consequence of consciousness? कुछ कारणों बस यदि तितलियों की जाति बड़ी संख्या में गिरावट आती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? मेरी बात समझ गए? क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बटरफ्लाई यानी जो तितलियां हैं उनकी संख्या में बहुत बड़े लेवल पर अगर कमी आती है तो क्या परिणाम हो सकते हैं, बताएं। Pollination of some plants could be adversely affected. Pollination जानते हैं क्या होता है? परागण। परागण का मतलब होता है एक सीड का दूसरी जगह जाना। Pollination। ठीक है, तो अभी देखो एक तो ये हो गया कि क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली बात है कि पॉलिनेशन पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो तितलियां हैं एक जगह से दूसरी जगह को सीड्स को ले जाती हैं। तो पहला सेंटेंस तो इसमें सही है ना, पहला सेंटेंस तो इसमें सही है। अब देखो होता क्या है कि देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ द सम कल्टीवेट्स प्लांट, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये तितलियां मर जाएं, ठीक है, तो कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, यानी जो फंगल है वो फंगल डिजीज बढ़ जाएगा। अच्छा, तितलियों के मरने से फंगल डिजीज कैसे बढ़ जाएगा? उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना? नहीं सर। तो ये गलत है दूसरा, क्योंकि फंगस कैसे होता है? फंगस तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। फंगस बढ़ता है जब कहीं पर क्लाइमेट नम होता है ना, नमी होती है। तो इसमें दूसरा सेंटेंस गलत है, तितलियों के मरने से फंगस बढ़ेगा ऐसा गलत है। अब ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं सही है गलत। इट कुड लीड फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज वास्प, स्पाइडर एंड द वर्ड्स। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियां संविष्ट रूप से गिरावट आ सकती है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जो मकड़ियां हैं या पक्षियों हैं, क्योंकि जो तितलियां, देखो आपको पता होगा आइंस्टीन को आपने नाम सुना है। आइंस्टीन ने बोला था कि जब मधुमक्खी खत्म हो जाएंगी तो तो मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब मधुमक्खी खत्म हो जाएंगी तो मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तितलियों के मरने का मतलब क्या है? कि तितलियां जब मरेंगी इसका मतलब है कि वो जो फूल है जिसपे बैठती थी वो भी खत्म हो गए होंगे, तब वो मरी होंगी। यानी कोई भी एनिमल या कोई स्पीसीज अगर खत्म होती है तो पूरा फूड चेन इफेक्ट होता है। तो इसमें तीसरा भी सही है, क्योंकि तीसरा इसलिए सही है क्योंकि प्रजातियों में तेजी से गिरावट हो सकती है। अब मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है सर, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो गया। ये पेड़ है, इस पे पैरेट रहता है, तोता। पैरेट की प्रजाति खत्म हुई क्योंकि पेड़ खत्म हो गया, ठीक है। अब पैरेट तो खत्म हुआ, साथ में इस पेड़ पे जो गिलहरी रहती थी वो भी खत्म हो गई, है ना। इस पेड़ पे जो और पक्षी रहते थे वो भी खत्म हो गए। इस पेड़ की जड़ों में सर्प रहता था वो भी खत्म हो गया। तो यानी एक चीज से कई सारी चीजें खत्म होती हैं। तो इसमें आंसर होगा आपका सी, ठीक है, सी आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये।
अब देखो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, और एक बात बता दें हम आपको, जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उतना आसान हो जाता है ना, उतना ही आसान हो जाता है। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को आराम से। ऐसे जब भी बड़ा क्वेश्चन आए ना, तो पहले ज्यादा दिमाग लगा दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझिए। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने की, अब आराम से 2 मिनट 3 मिनट ले लीजिए इस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा लोगों से गलत होने वाला होता है। आप ज्यादा इस पे क्वेश्चन पे सोच लीजिए। देखिए, इट इज द पॉसिबल टू प्रोड्यूस द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन संभव है, लेकिन उस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। देखो बायोफ्यूल आप जानते हो, बायोफ्यूल का मतलब है जो जीवाश्म से बनाया जाता है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि जो एल्गी होते हैं, जो शैवाल होते हैं, उनसे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, लेकिन विकासशील देशों में क्या संभावना है। विकासशील देश का मतलब है इंडिया, है ना। अब इंडिया में क्या संभावना है। पहली बात, शैवाल क्या होते हैं आपने देखा होगा, जो तालाब में या किसी पानी में जो हरी हरी काई होती है ग्रीन कलर की, वो शैवाल है। शैवाल एक तरह से प्लांट होते हैं, और प्लांट से बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन बनाया जा सकता है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील देशों में इसकी क्या संभावना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। देखिए इसमें प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट। शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन केवल समुद्र में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। अभी जस्ट हमने बताया शैवाल तालाब में भी होते हैं, शैवाल कुएं में भी हो सकते हैं, शैवाल वहां हो सकते हैं जहां पर पानी होगा, ठीक है, जहां पानी रुका हुआ होगा। ठीक, तो ये सेंटेंस पहला ही गलत है। हमने बोला है कि यूपीएससी में जब भी ओनली शब्द आए, ओनली, समझ जाओ ये गलत है। देखो ओनली है ना, ऑल है, ऑलवेज है, ये शब्द जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तुरंत उनको निगेटिव कर दीजिए, काट दीजिए। तो पहला सेंटेंस जैसे होता ना कि दिस मेडिसिन इज फॉर द ऑल डिजीज, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक मेडिसिन सभी डिजीज के लिए बनी हो, कभी नहीं होता। ठीक है, तो पहला गलत है, पहला गलत है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इस पे नहीं सोचना, यानी जो 3 है वो आंसर सही है। अब केवल 2 सोचना है हमें, ठीक है, 2 पे हम बात कर लेते हैं। तीसरा मान 100% सच है, सच सही है, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है। दूसरा देखते हैं, सेटिंग अप द इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन requires a high level expertise technology until the construction is completed। ये बहुत सही कह रहा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने के लिए इंजीनियरिंग हेतु निर्माण का पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की जरूरत होती है। तो ये सही है ना। तो जब भी हम कोई इंडस्ट्री बनाते हैं तो हाई टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ती है। तो इसमें दूसरा सही है, तीसरा तो पहले ही सही था, तो राइट आंसर इसका है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। बताएं कोई डाउट हो किसी को इसमें तो। नो सर, क्लियर। ठीक है, एक नाथ समझ में आ रहा है। जी हाँ सर। हाँ, थोड़ा बहुत नोट भी करते जाना, जैसे ये बीच बीच में, ओके जैसे मैं बताता हूँ ना, बीच बीच में ये चीज जैसे ओनली है, ऑलवेज है, इन पे रिस्क ले लेना एग्जाम में। जब भी ये वर्ड आए ओके सर। रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि 99% ये वाले सेंटेंस गलत होते हैं, 99%। बराबर है सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स
आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। देखो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पहली बात है नेशनल यानी पूरे देश के लिए बात हो रही है, ठीक है। न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण मिशन, तो पोषण मिशन के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान रखना है कि इंडिया लेवल पे बात हो रही है और न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड बात हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन है और इसके उद्देश्य पूछा है, ऑब्जेक्टिव्स। तो बस अब देखना है अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। पहला देखिए, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू द मेल न्यूट्रिशन अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द लैक्टिंग मदर, यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन है जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं या जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए जो फूड अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखो नेशनल न्यूट्रिएंट्स मिशन का पहला पर्पस ये है कि जो मदर हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको पोषण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अरे भाई जब लोग अवेयर होंगे तभी तो कुछ खाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि 120 रुपए किलो एप्पल आ रहा है वही खाना जरूरी है। घर में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत पौष्टिक होती हैं, जैसे लौकी है, पालक है, सोयाबीन है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है बहुत कॉस्टली नहीं है। अब ये नहीं कहते कि भाई कोई काजू पिस्ता बादाम प्रेग्नेंट लेडी खाएगी तभी वो बच्चा अच्छा होगा उसका, ऐसा नहीं है। तो कम से कम लेडी को जो प्रेग्नेंट है या जो मदर है दूध पिला रही बच्चों को, उसको अच्छे भोजन के बारे में जानकारी होना जरूरी है ना। बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे को दूध पिला रही है माँ तो वो क्या खाए जिससे उसको प्रॉब्लम नहीं हो या बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो पहला सेंटेंस सही है, ठीक है। दूसरा है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द एनीमिया अमंग द यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, गर्ल्स एंड वुमेन। बिल्कुल सही है, छोटे बच्चों में, किशोरियों में, महिलाओं में रक्त अल्पता की कम करना, तो ये भी सही है। एनीमिया आप जानते हो, है ना। एनीमिया मतलब होता है हीमोग्लोबिन का कम हो जाना बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर ज्यादातर जो लैक्टिंग मदर होती हैं, खासकर प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनमें एनीमिया ज्यादा होता है। एनीमिया का मतलब है ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, ना कि ब्लड का कम हो जाना। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ब्लड का कम हो जाना, नहीं, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब तीसरा देख लेते हैं, टू प्रमोट कंजप्शन ऑफ मिलेट्स, कोर्स कैश एंड द अनपॉलिश्ड राइस, यानी बाजरा, मोटा अनाज, अप्रशिक्षित चावल का उपभोग को बढ़ाना। आपको लगता है कि बाजरा कोई न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है? बताएं। नो सर। बाजरा जो है पोषण, बाजरा में पोषण नहीं होता है। और बाजरा जो है वो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खिलाना चाहिए, कि जो बाजरा है, जो मिलेट्स हैं, जितने भी मिलेट्स होते हैं वो मोस्टली गर्म होते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज है नेशनल न्यूट्रिएंट्स मिशन। तो प्रेग्नेंट लेडी, ये प्रेग्नेंट लेडी के बारे में ये जान लीजिए कि प्रेग्नेंट लेडी नहीं पता है कि वो 2 महीने की है कि 3 महीने की है कि 7 महीने की है। अगर 2 महीने का गर्भ है उसके अंदर, प्रेग्नेंट है, तो उसका एबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है। 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का है तो वो मक्का बाजरा खाएगी तो उसको एबॉर्शन भी हो सकता है, यानी उसका गर्भपात भी हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा गलत है कि जो मिलेट्स न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते। कभी आपने देखा आंगनबाड़ी में बाजरा मक्का बंटते हुए? नहीं। क्या बांटते हैं? चावल बांटते हैं, खासकर दलिया बांटते हैं, चना बांटते हैं, दालें बांटते हैं और गेहूं। खासकर दलिया और चना और दालें, ये 3 चीजें आती हैं पौष्टिक भोजन में। अब देखिए, टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री एग्स,
यानी मुर्गी के अंडों को उपभोग को बढ़ावा देना। फिर वही बात आ गई, हमने क्या बोला, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी भी है हमारे पास, तो प्रेग्नेंट लेडी में पता नहीं अंडा गर्म होता है, प्रेग्नेंट लेडी जैसे भी खाएगी तो अगर कहीं 1 महीने का ही गर्भ है उसका तो अंडा गर्म होता है और इससे क्या हो, एबॉर्शन हो सकता है, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी उसका गर्भपात हो सकता है, तो हम अंडा खाने को अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, तो यानी ये सही है सर। ये एक ऑप्शन सही है केवल इसमें। गर्भवती महिला को अंडा सर नहीं खिलाना चाहिए, नो? नहीं खिलाना चाहिए, अगर ओके सर। गर्भ 4 महीने से ज्यादा का है तब खिला सकते हैं, अगर 3 महीने तक का है, 3.5 तक का है तो नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अंडा गर्म होता है, इससे एबॉर्शन हो सकता है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो अब ये बताइए, इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हमने बहुत ज्यादा नॉलेज से ली है, मतलब इसमें सीधा है अवेयरनेस पे हमने लिया, बिल्कुल सही कर दिया। फिर हमने लिया एनीमिया को कंट्रोल करना, ये भी सही कर दिया। फिर हमने लिया कि मिलेट्स यार ये नहीं होते हैं, ये इनमें पोषण नहीं होता है। कभी हमने बाजरा और मक्का बटते हुए नहीं देखा महिलाओं को या पोषण में। कभी डॉक्टर बोलता है कि इसको बाजरा खिलाओ बच्चे को, नहीं, क्या बोलता है, दलिया खिलाओ, है ना, दाल पिलाओ, सब्जी खिलाओ, ये बोलते हैं। कभी बोलता है बच्चे की मदर को अंडे, अब बच्चे को अंडा खिलाओ, है ना, ऐसा तो नहीं बोलता। अब जरूरी नहीं कि सारे लेडीज अंडा खाती हो, सारे लोग अंडे का कंजप्शन भी करते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये था आज ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बस लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कल हम लोग 25 से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अगला कल करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी जितने क्वेश्चन है इसी तरह से करना है आपको। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view fix the wages of the industrial workers and to allow the workers to form the trade union। यानी फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। अब इसमें एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, फैक्ट्री एक्ट 1881, फैक्ट्री एक्ट 1881, यहां से देखिए, कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। क्या ऐसा कोई एक्ट आ सकता है, बताओ, कि वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन? कभी नहीं हो सकता, कभी भी वर्कर्स को यूनियन बनाने की इजाजत फैक्ट्री लॉ नहीं दे सकते, तो पहला ही गलत है। समझ में आया मेरी बात को, कि कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, तो मतलब मजदूर संघ बनाने के लिए पारित किया गया था, ऐसा तो नहीं है। कोई भी फैक्ट्री लॉ हो, कंपनी लॉ हो, वो हमेशा अपने पक्ष में बनाता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस गलत है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब या तो, है ना, देखते हैं। N.M. Lokhande was the pioneer in the organization labor movement in British India। तो M.N. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, ये सही है। ठीक है, ये तो खैर फैक्ट है, देखना पड़ेगा आपको, लेकिन इतना है कम से कम आप रिस्क में 50% आपका रिस्क कम हो गया था जब मैंने कहा आंसर यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, बी, ए और सी में नहीं होगा, तो आपको सिर्फ बी और डी में फाइट करनी थी, यानी आपका 50% रिस्क कम हो गया था ऑड से, है ना, आपको नहीं पता था। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग 25 से कल करेंगे। बताइए आंसर सर बी है, आंसर बी होगा। हाँ आंसर बी है इसका। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल करते हैं आगे। यस सर।